तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। आज का सेशन क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस जो हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं इस टॉपिक से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज वेल एज असर्शन रीजन क्वेश्चन, बेसिकली एआर टाइप के क्वेश्चन करने में बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि लगातार वो लोग 9th से करते आ रहे हैं, तो एआर टाइप क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी 100% रहती है। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं ह्यूमन आईज चैप्टर का बचा हुआ हमारा पार्ट, और आज के बाद इस चैप्टर का हो जाएगा द एंड, और फिर शुरू करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो रेनबो फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कि ये ना एक तरह से अगर देखा जाए तो क्यों होता है। आपको याद होगा कि अलग अलग जो कलर की लाइट्स होती हैं, जैसे आपने देखा रेड कलर, ब्लू कलर, है ना। हमने इसके पहले किया था डिस्पर्जन ऑफ लाइट, किया था कि नहीं किया था। और डिस्पर्जन ऑफ लाइट में आपने सीखा था कि जो अलग अलग कलर की लाइट है उनकी वेवलेंथ भी अलग अलग डिफरेंट होती है। वेवलेंथ के साथ साथ इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी डिफरेंट होती है, और अलग अलग वेवलेंथ की लाइट हर एक डेंसर मीडियम पे अलग अलग तरह से एंगल में क्या होती है, डेविएट होती है। क्लियर, इतनी बात तो हम लोगों ने सीखा था। तो रेनबो फॉर्मेशन में आइए जरा समझते हैं रेनबो फॉर्मेशन क्या है, क्यों दिखता है, कैसे होता है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेचुरल फिनोमेना है जिसको देख के आप अक्सर ऐसा लगता है कि वाओ कितना सुंदर है, व्हाट अ ब्यूटीफुल, और तुरंत चले आते हैं फोन लेकर के उसको कैप्चर करने, है ना। हालांकि गांव में पुरानी मान्यताएं ऐसी भी हैं कि उसको उंगली नहीं दिखानी चाहिए, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, पुरानी चीजें हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता था इंद्रधनुष इंद्र जी का धनुष है। खैर, तो आपने बारिश के बाद जब आपके सराउंडिंग्स में बारिश होती है और इसके बाद धूप निकल आती खिलखिलाती हुई सी, तो आपने कुछ इस तरह का एक पैटर्न देखा होगा जिसमें आपको ये 3-4 कलर तो नॉर्मली देखने को मिल ही जाते होंगे, राइट। तो ये जो पैटर्न होता है, जो आर्क बनता है ना, कलरफुल आर्क, इसे ही हम लोग बोलते हैं रेनबो या इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है, राइट। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिनोमेना, और होता कैसे है जरा आओ हम लोग देखते हैं। क्या होता है कि जैसे जैसे इसमें मान लो हमारे पास बारिश हुई, और बारिश के बाद देखो ये टिनी ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में क्या हो गई, इकट्ठी हो गई। और ये जो टिनी ड्रॉपलेट्स है ना, ये कैसे बिहेव करती हैं, ये बिहेव करती हैं जस्ट लाइक अ प्रिज्म। बात समझ में आ रही है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मान लो ये सन से हमारे पास लाइट आई, ये एक ड्रॉपलेट है। तो सबसे पहले तो यहां पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। यहां पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, इसके बाद रिफ्रैक्शन के बाद एक और फिनोमेना इसमें पार्टिसिपेट करता है जिसका नाम है TIR। व्हाट इज TIR? TIR इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर इंसिडेंस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री के आसपास होती है तो TIR होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हालांकि क्लास 10 सीबीएसई में नहीं, ICSE में पढ़ाया जाएगा। तो TIR एक और फिनोमेना है जो इसमें पार्टिसिपेट करता है। देखो ये लाइट यहां से आई, ठीक है, ये पहले रिफ्रैक्शन हुआ, और यहां से देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से जो ऑब्जर्वर है उसको ये दिखाई देती है। और एक चीज और बता दूं, जो हमारे पास ये जो हमें विजिबल होता है, लगभग इसके बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का रहता है, 40 से लगाकर 42 डिग्री के बीच का रहता है। ठीक है, और इस एंगल को हम लोग मिनिमम डेविएशन एंगल के नाम से भी जानते हैं। होपफुली आपको याद आ गया होगा जब हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म किया था ना, है ना। इमेजिन करो, तो उसमें मैंने आपको सिखाया था कि डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, पता है ना। तो ये वो एंगल ऑफ डेविएशन है जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। समझ में आई कि नहीं आई? डेल्टा से जिसको डिनोट करते थे, इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता था वो डेविएशन एंगल। क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया बात है। तो इसमें दो फिनोमेना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहला तो पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे पास रिफ्लेक्शन, और दूसरा TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मान लो फिर से एक बार देख लीजिए, सनलाइट आई, किसी एक हमारे पास सोर्स है जो कि ड्रॉपलेट एटमॉस्फेयर में रह गई थी, वो एज अ प्रिज्म बिहेव कर रही है। तो वहां से पहले रिफ्रैक्शन हुआ, फिर क्या हुआ, फिर हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ गई कि नहीं? बस इतना सा है हमारे पास रेनबो फॉर्मेशन। ठीक है, और ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है किसका, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। होपफुली आपको याद होगा, समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं।
जब बारिश होती है तो टिनी ड्रॉपलेट्स हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं। जब सन से लाइट उन पे टकराती है तो वो एज अ प्रिज्म बिहेव करती हैं। तो उसमें रिफ्रैक्शन तो होता ही होता है, इसके साथ साथ उसमें एक और फिनोमेना पार्टिसिपेट करता है जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फॉर्मेशन होता है रेनबो का। ठीक है, आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और हम लोग ना हमेशा से इसके बारे में सुनते या देखते आए हैं। हालांकि मैं ये मान सकता हूं कि हमें इसकी जानकारी ना रही हो क्लास 10th तक, बट हम लोग अक्सर स्टार्स को देखते चले आए हैं, है ना, सन को देखते चले आए हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में, सनसेट सनराइज के टाइम, है ना। या फिर कभी हमने ये सुनने में आया है हमारे ईयर्स में कि जो स्टार की लाइट आ रही है ये बहुत पुरानी लाइट आ रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये सारे के सारे फिनोमेना बेस्ड है किस पे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन से तो आप लोग भले भांति परिचित हैं कि अगर कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना रास्ता चेंज कर देती है। ठीक है, इसी तरह एक और फिनोमेना होता है जो कि एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब देखो ऐसा होता क्या है, देखो होता यूं है कि जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है हमारे पास, ठीक है। अब अर्थ में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है एटमॉस्फेयर में, है ना, और ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। अब बोलोगे सर ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, तो मुझे याद दिलाना पड़ेगा आपको रिफ्रैक्शन फिनोमेना जब हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हेन लाइट फॉल्स फ्रॉम अ ग्लास स्लैब, होपफुली आपको याद आ गया होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से, अच्छा ये डिफरेंट डिफरेंट होता क्यों है जरा समझो। हमने पढ़ रखा है क्लास 6, 7, 8 में कि जो कोल्ड एयर है, जो ठंडी हवा है, उसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है इन द कंपैरिजन ऑफ हॉट एयर। हॉट का मतलब वो वाला हॉट, गर्म वाला, ठीक है ना। तो जैसे जैसे गर्म हवा होती है वो कहां जाती है, ऊपर की तरफ उठती जाती है। इसीलिए आपके कमरों में क्या बनाए जाते हैं, रोशनदान बनाए जाते हैं, राइट। जो आपका एग्जॉस्ट है वो कहां, बाहर की तरफ ऊपर कॉर्नर में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि साइंस ने बता रखा है कि जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जाएगी, है ना, और जो ठंडी हवा है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो हैवी है, तो वो नीचे की तरफ आएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए एसी को हाइट में लगाया जाता है। नहीं तो एसी बगल में लगा लो ना, बेड के बगल में, बेड रखो उसके बगल में एसी ठास दो, ऐसे थोड़ी होता है भाई, ठीक है। तो हाइट का क्यों, ठंडी हवा नीचे आती है भारी होने की वजह से, गर्म हवा ऊपर जाती है। तो ऐसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गर्म हवा है ये ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है और जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ आती है। तो जैसे जैसे कोई चीज गर्म हो जाती है ना, तो उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आ जाता है, राइट। तो वो हो जाता है कैसा, वो हो जाता है रेयरर मीडियम। तो जब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ना अर्थ से, तो वो जो हमें डेंसिटी मिलेगी वो डिक्रीजिंग डेंसिटी मिलेगी, और जैसे जैसे हाइट से आप अर्थ की तरफ आओगे तो वो इंक्रीजिंग डेंसिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, वो कम होता है ठंडी हवा में, इसीलिए भारी होती है। बात समझ में आई? यहां तक की बात नहीं समझ में आई? ओके, तो होता क्या है इसमें कि जब लाइट इसमें एंटर करती है, एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर से, देखो जैसे कि आप देख रहे हैं कि लाइट यहां पर एंटर कर रही है, एंटर करने के बाद देखो बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इसके बाद फिर सेकंड जब लेयर आया तो सेकंड लेयर में भी ये लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई। क्यों? क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये वाली जो लेयर है वो कैसी है, रेयरर है, ये डेंसर हो गई। फिर जब लाइट एंटर करती है थर्ड लेयर में तो फिर देखो बेंड हो गई। क्यों? क्योंकि फिर देखो इसके कंपैरिजन में ये डेंसर है, ये रेयरर है। अलग अलग लेयर्स की अलग अलग डेंसिटी की वजह से, और मैंने बताया भी आपको कि ऊपर वाली सबसे कम डेंसिटी, इससे नीचे उससे ज्यादा थोड़ी, और उससे नीचे उससे थोड़ी ज्यादा, और अर्थ में सबसे ज्यादा। तो क्या होगा, बार बार बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। तो यहां पर जो ऑब्जर्वर है, जो सोर्स है, तो उसके पास एक अपीयरेंट इमेज बनती है कुछ इस पोजीशन पे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है बात? अच्छा, तो इसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, जो हमारे पास डिले सनसेट एडवांस सनराइज होता है वो इसकी वजह से होता है। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में हमने क्या कवर किया? हमने कवर किया कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, देन द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन टेक्स पार्ट, ओके, और टेक्स प्लेस और दिस फिनोमेना हैपन, राइट। ये आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। और हम लोग एक और एग्जांपल समझते हैं, जरा समझिए। मान लीजिए क्या करते हैं कि ये हमारे पास एक क्या है, अर्थ है। मान लो ये हमारे पास अर्थ है, यहाँ पे देखो दिख रही है कि नहीं दिख रही है अर्थ, और जस्ट ए मिनट, यहाँ पर अर्थ दिख रही है, ये मान लो अर्थ है, ठीक है। और मान लो ये हमारे पास लेयर्स है, ये लेयर्स है, ये सन है, सन से लाइट आ रही है, मान लो सन से लाइट आई,
और लाइट आने के बाद क्या होगी, बेंड हो गई, फिर बेंड होगी और फिर बेंड होगी, बेंड होगी नहीं बेंड होगी। तो ऑब्जर्वर को यहां पर जो ऑब्जर्वर है उसको जो ये सन है ना यहां पर दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में ये सन के लिए नहीं, किसके लिए है, किसी स्टार के लिए। किसके लिए है, स्टार के लिए, क्योंकि सन तो बहुत नजदीक में है। तो जो पास में है ना, जो प्लैनेट्स हैं जैसे सन है, तो उनको क्या नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स मान लिया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा सोर्स है लाइट का, इंटेंसिटी ज्यादा होती तो सीधे एटमॉस्फेयर में आती, उसको ज्यादा ये लेयर्स डेविएट नहीं कर पाती। बट स्टार क्या है, स्टार एक पॉइंट साइज सोर्स है, क्योंकि अर्थ से वो बहुत ज्यादा दूर है। तो आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पूछो कैसे? मान लो हमारे पास ये एक अर्थ है, एक जहां पर हम लोग रह रहे हैं, और इस अर्थ में मान लो कोई खड़े हैं पतलू राम, ठीक है। अब क्या हुआ, पतलू राम की खोपड़ी फटी है क्या, ठीक है, पतलू राम। अब क्या हुआ कि मान लो ये स्टार आपको दिख रहा है, ये छोटा सा दिख रहा है, ये स्टार दिख रहा है, ये स्टार दिख रहा है, स्टार, ठीक है। अब क्या है, अर्थ है, तो अर्थ एटमॉस्फेयर में कई सारी डिफरेंट लेयर्स हैं, आपने सुन भी रखी होंगी, ओके। और डिफरेंट लेयर्स की अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी अभी मैंने आपको बताया। तो जब लाइट क्या है इसमें एंटर करती है तो एक्चुअल में क्या हो जाएगी, क्योंकि अब ये जितना ऊपर जाओगे वो लोअर डेंसिटी, तो लोअर से हायर बेंड करेगी, डेंसर मीडियम फिर बेंड करेगी, राइट, और फिर बेंड करेगी और फिर लास्ट में बेंड करेगी। मतलब ये जो स्टार की पोजीशन ए पे है, बट यहां पर इसको स्टार कहां पर दिख रहा है, बी में दिख रहा है, ये एक छोटा सा स्टार दिख रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो जो हमारे पास से पतलू राम थे, तो मान लो उसने देखा कहां पर, पोजीशन बी पर, लेकिन एक्चुअल स्टार कहां पर है, ए पर। अब देखो क्या हुआ, जब पहले लेयर से आई बेंड हुई, फिर बेंड हुई, फिर बेंड हुई, मतलब बार बार एटमॉस्फेरिक, मतलब इसमें बार बार रिफ्रैक्शन जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। और किसकी वजह से पार्टिसिपेट कर रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से। इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब मैं बात कर रहा था ट्विंकलिंग की यार, तो जब देखो बार बार लाइट अपना रास्ता चेंज करेगी, बार बार रास्ता अपना चेंज करेगी लाइट, तो लाइट ना क्या करेगी, ऐसे कुछ मोशन में आ जाएगी, है ना। और जब कोई चीज वाइब्रेशन में आ जाती है तो ऑटोमेटिक वो ट्विंकलिंग करके हुए दिखाई देती है। एक्चुअल में स्टार ट्विंकल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लाइट है ना वो एटमॉस्फेयर में जब एंटर करती है तो बार बार अपना रास्ता चेंज करती है ड्यू टू डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो बार बार रास्ता चेंज करने की वजह से वो कुछ ऐसे दिखाई देगा जैसे कि वो क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर? तो जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है वो भी एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। चलिए एक और बात करता बताता हूं मैं आपको। ये जो हमें लाइट दिख रही है यहां पर, इस पतलू राम को जो लाइट दिख रही है वो एक्चुअल में उस टाइम की है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो अपीरेंट लाइट हमें दिख रही है ना, एक टाइम पे स्टार यहां पर रहा होगा, अब वो क्या कर रहा है, क्योंकि पूरा यूनिवर्स मोशन में है, अब उसकी पोजीशन क्या है, यहां पर है। वो लाइट एंटर करके क्या यहां पर निकल गया और अब हमें लाइट दिखाई दी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लाइट ईयर, डिस्टेंस मेजर करने की एक यूनिट होती है लाइट ईयर, बहुत सारे लाइट ईयर्स दूर हैं स्टार्स, ठीक है। तो उनकी जो लाइट है वो भी कैसी रहती है, वो अपीरेंट लाइट होती है, वो कुछ समय के पहले की लाइट होती है। ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। बच्चा पार्टी एक फिगर आपने देखा था, हॉरिजन था, नीचे एक सन बन रहा था, ऊपर एक सन बन रहा था, राइट। तो एडवांस सनसेट एंड डिले एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की आज। अब अगली क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे टिंडल इफेक्ट के बारे में और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, और फिर इसके बाद इस चैप्टर को क्या करेंगे, द एंड करेंगे। आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते और क्लिकाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।